नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ में हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। पश्चिम बंगाल में दूसरे दौर का प्रचार अभियान खत्म। रविवार को 56 सीटों पर मतदान। शांतिपूर्ण मतदान के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात। वित्त मंत्री ने संरक्षणवादी नीतियों के खिलाफ किया आगाह। G20 की बैठक में मुद्रा अवमूल्यन से बचने की सलाह। विकास के लिए निवेश बढ़ाने पर जोर। पांच साल में चौथे सूखे ने तोड़ी मराठवाड़ा की कमर। फसलें तबाह, बूंद बूंद को लेकर से लोग। ग्राउंड जीरो से राज्यसभा टीवी की रिपोर्ट। $9,000 करोड़ के कर्जदार विजय माल्या का पासपोर्ट सस्पेंड। विदेश मंत्रालय ने पूछा क्यों न रद्द कर दें पासपोर्ट। हफ्ते भर में जवाब न देने पर कड़ी कार्रवाई के संकेत। दिल्ली में ऑड इवन का दूसरा दौर। दोपहर 1 बजे तक 500 से ज्यादा गाड़ियों के कटे चालान। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुहिम सफल बनाने की अपील। और आइए देखते हैं पहली खबर। ऑड इवन के दूसरे चरण में दिल्ली में ज्यादा सख्ती बरती जा रही है। पहले दिन ही सैकड़ों चालान काटे गए। सरकार ने इस बार उल्लंघन करने वालों को दूसरा मौका न देने का फैसला किया है। पहले दिन ज्यादा समस्या नहीं दिखी, लेकिन बाहर से आने वाली कारों को खास तौर पर परेशानी हुई। ऑड इवन नियम का पालन नहीं करने वालों पर इस बार ट्रैफिक पुलिस ज्यादा सख्त है। पहले दिन दोपहर 1 बजे तक 511 लोगों का चालान काटा गया। सबसे ज्यादा चालान दक्षिण दिल्ली में कटे। ट्रैफिक पुलिस ने उन 200 जगहों की पहचान की है जहां लोग इस नियम को मानने से कतराते हैं। यहां 2000 अधिकारियों को तैनात किया गया है। जानकारी आज सुबह मिली हमें टीवी में। हम जहां होटल में रुके वहां पर टीवी पे आज आ रहा था कुछ 15 अप्रैल है, तो आज कुछ छुट्टी का भी दिन है ना। हाँ, लेकिन हमें तो यार जाना है, कहाँ जाएंगे? मतलब पूरे दिल्ली में कहीं नहीं निकल सकते? ऐसा है, क्या होता है? हमें कुछ थोड़ा पता है यार। Inconvenience, but we can always use the public transport to a large extent. Metro is fine. So metro covers most of the requirement, even if it is not a last mile connectivity could be a little bit of a problem, but still I welcome that. ऑड इवन को सफल बनाने के लिए 5000 स्वयंसेवकों को तैनात किया गया है। ये लोग हर चौराहे पर प्रदूषण मुक्त दिल्ली का संदेश दे रहे हैं। इस बार मुख्य तौर पर जो चैलेंज है वो ये है कि मौसम बदल चुका है, गर्मी का मौसम है। लोगों को चौराहों पर सिविल डिफेंस को ड्यूटी करने का चैलेंज है। स्कूल सारे खुले हुए हैं, बच्चों का चैलेंज है। बट हमें भरोसा है दिल्ली वालों पर, सब मिलकर के एक दूसरे का सहयोग करेंगे, कारपूल करेंगे और इसका समाधान निकालेंगे। हालांकि असली परीक्षा सोमवार को होगी, जब 4 दिन की छुट्टी के बाद ऑफिस और स्कूल एक साथ खुलेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे हर महीने लागू करने का संकेत दिया है। जहां ऑड इवन दिल्ली में फिर से लागू हो गया है, वहीं जनता के पास जिम्मेदारी है इसको फिर से सफल बनाने की, तो सरकार के पास जिम्मेदारी है इसकी नई परिस्थितियों और नई चुनौतियों से निपटने की। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। तो दिल्ली सरकार की दूसरी बार इस नियम को लागू करने की मंशा और उसके बाद के कारणों पर बातचीत करेंगे। ओम थानवी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और जनसत्ता के पूर्व संपादक हैं। थानवी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिल्ली में ऑड इवन की जब चर्चा होती है तो अनायास उन लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ जाती है जो हर रोज़ मैं कहूँ कि ट्रैफिक से दो चार होते हैं। लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि इस तरह की स्कीम अगर बार बार जल्दी जल्दी लागू करेंगे तो उसका इम्पैक्ट ख़त्म हो जाएगा। क्या वाकई आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं, बल्कि मेरा मानना ये है कि इसमें नियमितता रहनी चाहिए ताकि लोगों का अभ्यास हो। समाज का समर्थन जो है इस योजना को मिल रहा है, ये जाहिर है। और अगर इसमें बीच में ज़्यादा इसमें अंतराल आता है तो मेरे ख्याल में जो उसका योजना का जो मकसद है, उसका जो असर है वो कम होता है। और पहली बार के मुकाबले इस बार कहा ही जा रहा है, जो आज पहला दिन था, हालांकि छुट्टी का दिन ज़रूर रहा, लेकिन कड़ाई ज़्यादा है और दोपहर तक ही करीब 500 से ज़्यादा का आंकड़ा था चालान कटने वालों का। देखिए, छुट्टी के दिन तो दिल्ली में भीड़ ज़्यादा सड़कों पे उतरती है, इसमें कोई शक नहीं है कि इस मुहिम की वजह से सड़कों पर भीड़ जो है वो कम हो रही है, खासकर ये जो चार पहियों वाले जो वाहन हैं। लेकिन
इसके साथ अब सोमवार को भी आप देख सकते हैं, मंगलवार को भी लोग देख लेंगे। मेरा ये मानना है कि इसका असर भीड़ पर जो है वो तो पड़ा है, वाहनों पर पड़ा है। अब कितना असर जो है प्रदूषण के नियंत्रण पर पड़ता है, इसको लेके लोग विवाद करते हैं। इस बारे में मेरा ये मानना है, मैं इस बारे में बहुत सकारात्मक ढंग से सोचता हूँ। मेरा मानना यह है कि बहुत जल्दबाजी में इस योजना के बारे में निर्णय न निकाला जाए कि आज आप नापने बैठ जाएं कि कितना प्रदूषण जो है, कितना धुआं धरती पर दिल्ली में कम हो गया है। असली बात यह है कि इस योजना से दिल्ली के समाज में, बल्कि दिल्ली की वजह से और प्रदेशों के समाज में भी आप एक संदेश, एक जागरूकता पैदा कर रहे हैं कि हमें प्रदूषण के प्रति सतर्क रहना है। ये अपने आप में अगर एक जागरूकता फैलती है, ये बड़ी उपलब्धि है। ये एक तात्कालिक उपलब्धि है कि भीड़ कम होती है, ज़्यादा होती है। और एक दूसरी बड़ी उपलब्धि शायद ये भी हो सकती है ओम थानवी जी, कि दिल्ली में जहाँ पर हर शख्स एक गाड़ी या फिर एक व्हीकल के साथ निकलता था, उसे शायद अब दिल्ली सरकार कार पूल यानी कि दूसरों के साथ चलने या दूसरों को साथ लेकर चलने की एक आदत के तौर पर इसे शामिल कराना चाहती है। यह भी है, और दूसरा जैसे मेरे जैसे लोग जिनके पास में अगर एक गाड़ी है और आज अगर मैं बाहर नहीं निकल सकता हूं अपनी गाड़ी से, तो मैं जो सार्वजनिक साधन हैं उनकी ओर देखने लगा हूं, जो मैं पहले कभी नहीं देखता था। तो विदेश में हम लोग अक्सर जब भी जहां जाते हैं तो वहां पे सार्वजनिक साधनों का इस्तेमाल करते हैं। अब ये कहा जा सकता है, अगर आप नकारात्मक ही हम लोग सोचें तो हम कहेंगे देखिए अब दिल्ली में तो उस तरह की सुविधाएं नहीं है जैसे देश में। जितनी भी सुविधाएं हैं उन सुविधाओं में भी अगर लोगों को इसके लिए प्रेरणा दें तो दबाव सरकार पर भी बनेगा कि आप उन सार्वजनिक साधनों को और बेहतर कीजिए। वो कम है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन लोगों में, जैसे मैंने अपना उदाहरण दिया, हम लोगों की आदत नहीं है कि हम लोग सार्वजनिक साधनों का इस्तेमाल करें। तो इसके प्रति भी अगर जागरूकता अगर बढ़ती है तो सरकार पर दबाव बनेगा, और जो साधन अभी कम हैं उनको बेहतर करने के लिए सरकार को विवश होना पड़ेगा। और जो संकेत मिल रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने कहा कि इस बार का अगर ये ट्रायल सक्सेसफुल रहता है तो फिर इसे नियमित किया जा सकता है। लेकिन कुछ लोग विदेश के कई शहरों का, दूसरे देशों के कई शहरों का ये उदाहरण देते हैं कि वहाँ पर जब इसको परमानेंट किया गया तो लोगों ने या तो दूसरी गाड़ियाँ खरीद ली या फिर व्हीकल्स में सीएनजी फिट करवा लिया, यानी कि गाड़ियों की संख्या जो आज कम दिख रही है वो कमोवेश उसी लेवल पर आ गई। देखिए, दूसरी गाड़ी खरीद सकने वाला जो तबका है उसकी संख्या निश्चय ही बहुत ही कम रहेगी। हर व्यक्ति जिसके पास एक कार है, और वो भी ज़्यादातर लोगों के पास छोटी कारें हैं, बड़ी मुश्किल से खरीदते हैं, वो एक कार और खरीद लेंगे सिर्फ इसलिए कि कोई दूसरा नंबर मिल जाएगा। मैं नहीं मानता हूँ, ये उन लोगों का प्रश्न होता है जो उनको किसी तरह से विफल करना चाहते हैं। मैं उनमें नहीं हूँ। एक आखिरी सवाल ओम थानवी जी की, क्या आपको लगता है कि अब पॉल्यूशन की बात हो या फिर रोड में कंजेशन की बात, असल में हमें कुछ दीर्घकालिक उपायों की तरफ भी बढ़ना होगा? ये एक तात्कालिक उपाय ज़रूर हैं और इसके लिए सभी सरकारें, चाहे वो राज्य सरकारें हों या फिर केंद्र सरकारें हो या फिर समाज हो, इन सबको मिलकर कहीं ना कहीं गंभीरता से आगे बढ़ना चाहिए। निश्चय ही, मतलब ये तो सिर्फ एक उपाय है और एक क्षेत्र है। कई क्षेत्रों में हम लोग इतना प्रदूषण फैलाते हैं कि इस दुनिया में जो ग्लोबल वार्मिंग की बात सारी दुनिया में कही जाती है, पिछली बार पेरिस में सम्मेलन हुआ, हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं वो बड़े बड़े वादे करके आए, लेकिन हमने लौटने के बाद देखा कि यहाँ पे कोयले के कारखाने जो हैं वो 6 प्रदेशों में लगने शुरू हो गए हैं। तो हम लोग जागरूक नहीं हैं, एक दिखावा करते हैं। अगर सचमुच हम लोग जागरूक हैं कि हमको ग्लोबल वार्मिंग जो है वो न हो, इसके प्रति कुछ अपना योगदान करना है, ये जो कार्बन का उत्सर्जन होता है उसको घटाना है, तो कई तरह के प्रयोग हमें करने होंगे। उसमें एक प्रयोग ये भी हो सकता है कि हम लोगों को इस बात के लिए प्रेरणा दें कि वो किस तरीके से अपने वाहनों का इस्तेमाल कम करें या कम जो है प्रदूषण इस हवा में फैलाएं। तो ये इसका एक उपाय है, और ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि सिर्फ एक उपाय है। ऐसे 50 और उपाय होंगे जो हमको करने होंगे, और वो सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है। हाँ, दिल्ली ने एक शुरुआत जरूर की है और एक कहना चाहिए कि एक संकल्प जाहिर किया है। मुझे लगता है कि आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि ये संकल्प और प्रदेशों में भी दिखाई देगा, क्योंकि इसके फायदे हैं, नुकसान ज़्यादा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया ओम थानवी जी वक्त देने के लिए और इस मसले पर चर्चा में शामिल होने के लिए। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें।
5 राज्यों में चुनाव का आगाज। सरकार के काम पर मतदाता की आवाज। राज्यसभा टीवी पर लगातार पल पल की खबर, हर खबर का असर, भरोसेमंद चेहरे, शानदार विश्लेषण। देखिए लोकतंत्र 2016 सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 पर सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर का प्रचार का शोर आज थम गया और इस चरण की 56 सीटों पर रविवार को वोटिंग होगी। इस दौर में कुल 383 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। पश्चिम बंगाल की जनता अब दूसरे दौर के मतदान के लिए तैयार है। इस दौर में राज्य के उत्तर और मध्य हिस्से के 7 जिलों की 56 सीटों पर मतदान होना है। ये जिले हैं दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा और बीरभूम। इस दौर में कुल 1,21,74,947 वोटरों को वोट डालने का अधिकार है। इनमें से 62,49,713 पुरुष और 58,91,717 महिला वोटर हैं। इस दौर में कुल 383 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है, जिनमें से 33 महिला उम्मीदवार हैं। इसमें तृणमूल कांग्रेस के 55, कांग्रेस के 23, सीपीएम के 17 और बीजेपी के 53 उम्मीदवार शामिल हैं। चुनाव आयोग ने इस दौर में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की है। इस दौर के मतदाता 13,645 पोलिंग स्टेशनों पर अपना वोट डाल पाएंगे। The Commission has deployed close to 800 companies of central police forces in the election process. We have directed all officials to keep the voters and the stakeholders regularly informed through our media, all kinds of briefings and meeting with political parties of all the action that is being taken by the election machinery so that election is conducted in free and fair manner. इस दौर में कई सीटें सियासी दलों के लिए नाक का सवाल बनी हुई हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प मुकाबला सिलीगुड़ी सीट पर है, जहां से टीएमसी के टिकट पर फुटबॉलर बाईचुंग भूटिया मैदान में हैं। उनके सामने सीपीएम के वरिष्ठ नेता अशोक भट्टाचार्य हैं। दूसरे दौर के मतदान से पहले चुनाव आयोग ने बीरभूम के पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार का तबादला कर दिया है। इसके साथ साथ जिले के 3 पुलिस थानों के प्रभारियों का भी तबादला किया गया है। आयोग ने ये कार्रवाई राजनीतिक पार्टियों की शिकायत के आधार पर की। प्रणब गोस्वामी के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। और अब बात सूखे की। महाराष्ट्र का मराठवाड़ा इलाका 5 साल में चौथे सूखे की मार झेल रहा है। सरकारी दावों के बाद भी पानी का संकट बढ़ता जा रहा है। शहरों में हालात कुछ बेहतर हैं, लेकिन गांवों की हालत बेहद खराब। राज्यसभा टीवी की टीम ने औरंगाबाद के कुछ गांवों की जमीनी हकीकत का जायजा लिया। सूखे जलाशय, पानी जुटाने की जद्दोजहद और गंदा पानी पीने को मजबूर लोग। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के ग्रामीण इलाकों की हैं। ये भिंदोन गांव है, जहां लोग सुबह से पानी की तलाश में निकल पड़ते हैं। शहरी इलाकों की तरह यहाँ टैंकर से पानी भी नहीं पहुंच रहा है। यहाँ पानी बोले तो 15 दिन से पानी नहीं आ रहा। ये 15 दिन के बाद एक टैंकर आता, वही भी कोई भी इधर उधर पुरता नहीं, कुछ नहीं, का कुछ होता नहीं है। नहीं, पानी पीने के लायक नहीं। उसमें दवा डाले तो उसमें बाटल लानी पड़ती, थोड़ी फार डालना पड़ती, फिर वो पानी पीना पड़ता। बाटा पड़ेल रहा था ना, फिर नहीं का वो कांटा डालते, फिर नहीं का हम टैंकर आता था, टैंकर बंद कर दिया, इसलिए हमको पानी नहीं मिलता, इसलिए हम बावड़ी पे जाते। पहाड़ियों के बीच बसे शिवगढ़ गांव की भी यही तस्वीर है। यहाँ रहने वाले लोग बंजारा समुदाय के हैं, जो पशुपालन से गुजर बसर करते हैं। लेकिन पानी का ऐसा संकट है कि ये लोग अपने जानवरों को औने पौने दामों पर बेचकर गांव छोड़कर जा रहे हैं। सूखा है, इसके वजह से पानी नहीं है। पानी की वजह से जानवरों को चारा नहीं है। हमारे यहाँ खेती जानवरों के पहाड़ी इलाका होने के बाद जानवर के वजह से कोई उत्पन्न नहीं है। इसके वजह से कुछ आदमी गांव छोड़ के शहर में काम धंधे को जा रहे हैं और जानवर मरने को लग गए।
सहस्त्रमुनि गांव में पानी 100 फीट से भी नीचे चला गया है। औरतें और बच्चे कई किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। पीने का पानी का इतना प्रॉब्लम है। 5 साल से सूखा होने के बाद यहाँ कुआं कुछ भी नहीं है। कुआं कितना भी खोदा तो पानी नहीं लगता। पूरा पहाड़ी इलाका है। 100 फीट भी बावड़ी रही तो पानी नहीं लगता। महाराष्ट्र के 44,000 में से करीब 15,000 गांव सूखा पीड़ित हैं। इनमें से सबसे ज्यादा इलाके मराठवाड़ा के हैं। लातूर, परभणी, बीड़ और औरंगाबाद में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। वैसे तो सूखा राहत के लिए सरकारें लंबे चौड़े दावे कर रही हैं, लेकिन सूखाग्रस्त मराठवाड़ा के औरंगाबाद जिले की हालत बहुत ही नाजुक है। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी से लेकर के जानवरों के लिए काफ़ी संकट पैदा हो गया है। केवल नारायण के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, औरंगाबाद। सूखे में बात बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले की। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में सूखे ने अकाल का रूप ले लिया है। लोगों की मांग है कि यहाँ भी ट्रेन से पानी भेजा जाए। हमीरपुर जिले के कापस गांव में हालात इतने बदतर हैं कि इंसान और जानवर एक ही तालाब से पानी पी रहे हैं। जिले में 3 दर्जन से ज्यादा गांव का कापस जैसा ही हाल है। यहाँ लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। जिनके पास साधन है वो मीलों दूर जाकर पानी भर कर लाते हैं और परिवार की प्यास बुझाते हैं। ऐसे में जब पीने के लिए ही पानी न हो तो नहाने की कौन सोचे। पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत है। बच्चे हमारे एक हफ्ता नहाते नहीं हैं, औरतें नहाती नहीं है, बैल भैंस बकरियां मर रही हैं प्यास के वजह से। जिले में इस समस्या से निजात पाने के लिए हैंडपंप लगाए गए और टंकियां भी बनाई गई, लेकिन हैंडपंप खराब हैं तो टंकियां प्यास बुझाने में अक्षम हैं। टैंकर भी आते हैं लेकिन वो जरूरत पूरी नहीं कर पाते। लोगों की मांग है कि लातूर की तरह ही यहाँ ट्रेनों से पानी की आपूर्ति की जाए। आज यहाँ महाराष्ट्र की तरह जिस तरीके से लातूर में ट्रेन भिजवाई गई है, बुंदेलखंड में भी उसी तरीके की कोई सुविधा की जाएगी, वरना आगे आने वाले महीने में यहाँ इतनी किल्लत होगी पानी की कि लोग प्यासों मरने की स्थिति में आ जाएंगे। जिला प्रशासन का कहना है कि वो समस्या से निपटने में लगा हुआ है। इसमें 2-3 तरह के काम हैं। पहला तो ये है कि जो हैंडपंप खराब हो गए हैं उनको ग्राम पंचायतें ठीक करा सकती हैं अपने पैसे से। अगर कोई बड़ी खराबी है, रिबोर करना है, तो उसके लिए जल निगम को धनराशि सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई गई है, वहाँ हैंडपंप रिबोर हो जाएंगे। इसके अलावा पानी की सप्लाई गाँव में ओवरहेड टैंक बना करके की जाएगी। केंद्र सरकार ने बुंदेलखंड के लिए 1304 करोड़ रुपए का सूखा पैकेज दिया है। ये रकम सीधे लाभार्थियों के खाते में जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को करीब 868 करोड़ रुपए जारी करने का ऐलान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हंदवाड़ा फायरिंग के चलते लगातार तीसरे दिन भी कश्मीर में तनाव की स्थिति बनी हुई है। कुपवाड़ा में प्रदर्शन कर रही भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सेना को गोली चलानी पड़ी। इसमें एक शख्स की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। कश्मीर बंद को देखते हुए श्रीनगर समेत कई इलाकों में निषेधाज्ञा लगी हुई है। उधर हंदवाड़ा जाने की कोशिश कर रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को भी सोपोर में ही रोक दिया गया। कांग्रेस ने कानून व्यवस्था को लेकर जम्मू कश्मीर सरकार की आलोचना की है। जो परिस्थितियां हैं जम्मू कश्मीर में वो भाजपा पीडीपी सरकार के नियंत्रण में नहीं है। हम राज्यपाल से ये मांग करना चाहते हैं कि सारी परिस्थिति के ऊपर एक बहुत ही पैनी निगाह बना के रखने की जरूरत है। राज्यसभा में जेडीयू सांसद अनिल साहनी ने एलटीसी फर्जीवाड़े में उनका नाम आने पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे राजनीतिक साजिश बताया है। इससे पहले राज्यसभा के सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने इस मामले में साहनी के खिलाफ मामला दर्ज करने को मंजूरी दी थी। अनिल साहनी राज्यसभा में सांसद हैं। उन पर हवाई यात्रा के फर्जी बिलों का भुगतान कराने का आरोप है। 1/3/2013 को जो राज्यसभा सचिवालय है जहां से एलटीसी का पैसा जाता है खाता में, उसके हम मैंने लिख के दिया कि यहाँ पर फर्जीवाड़ा हो रहा है, फर्जी टिकट आ रहा है और मेरे नाम पर भी 2 बार फर्जी हो चुका है। देखिए, सब राजनीति से प्रेरित है। जो राजनीति से द्वेष रखने वाले लोग हैं उसको सबके सामने सीबीआई को उसका जांच करना चाहिए। प्रवर्तन निदेशालय की चिट्ठी के बाद विदेश मंत्रालय ने विजय माल्या का पासपोर्ट 4 हफ्तों के लिए निलंबित कर दिया है। मंत्रालय ने माल्या से 1 हफ्ते में जवाब मांगा है कि उनके पासपोर्ट को रद्द क्यों न कर दिया जाए।
बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में विदेश मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर माल्या का पासपोर्ट रद्द करने की सिफारिश की थी। माल्या पर 900 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है, जिसकी जांच ईडी कर रहा है। ईडी ने उन्हें 3 बार जांच में शामिल होने के लिए समन दिया, लेकिन माल्या तीनों बार गैर हाजिर रहे। मणिपुर के इम्फाल में शहीद हुए मेजर अमित देसवाल का झज्जर जिले के सुरहती गांव में सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके आखिरी दर्शन के लिए गांव में जनसैलाब उमड़ पड़ा। इससे पहले उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली के पालम एयरपोर्ट लाया गया, जहां थल सेना प्रमुख जनरल दलबीर सुहाग ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। शहीद मेजर देसवाल को इम्फाल में भी पूरे सैनिक सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी गई, जहां मणिपुर के मुख्यमंत्री बबी सिंह भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। शहीद मेजर देसवाल बुधवार को इम्फाल में उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दुनिया भर के देशों को संरक्षणवादी नीतियों के खिलाफ आगाह किया है। वाशिंगटन में G20 की बैठक में उन्होंने कहा कि सरकारों को मुद्रा के अवमूल्यन से भी बचना चाहिए। वित्त मंत्री ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए नई नीतियां बनाने पर जोर दिया और इसके लिए सभी देशों को मिलकर काम करने की बात कही। उनके मुताबिक वित्तीय नीति का फिर से मूल्यांकन होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि मांग न बढ़ने और वित्तीय बाजार में मंदी से वैश्विक अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने में और वक्त लग सकता है। भारत से वार्ता के लिए इनकार के बाद पाकिस्तान ने फिर बयान बदल दिया है। अब पाकिस्तान वार्ता के लिए तैयार है और साथ ही वो ये कह रहा है कि इसका खाका तय हो रहा है। भारत से शांति वार्ता को लेकर पाकिस्तान का रुख बार बार बदल रहा है। वार्ता स्थगित होने के सार्वजनिक ऐलान के बाद वहां के विदेश मंत्रालय ने कहा कि दरवाजे अब भी खुले हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नफीस जकारिया ने कहा कि हमें आगे देखने की जरूरत है, न कि विकल्पों को बंद करने की। दोनों पक्ष एक दूसरे के संपर्क में हैं। वार्ता का खाका तय होने के बाद विदेश सचिव स्तर की बातचीत होगी। India and Pakistan should engage themselves in a meaningful dialogue and try to sort out all the problems bilaterally and no other alternative. Only dialogue is the alternative. भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव है, लड़ाई है, बहुत समस्याएं हैं, लेकिन बातचीत का जरिया और बातचीत का सिलसिला बंद नहीं होना चाहिए। और हमें अपनी आंतरिक सुरक्षा जो है उसे मजबूत करना चाहिए। दोनों देशों ने पिछले साल दिसंबर में शांति वार्ता फिर शुरू करने का फैसला किया था, लेकिन पठानकोट हमले के बाद दोनों देशों के विदेश सचिवों की मुलाकात टाल दी गई। पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। भारत ने पाकिस्तान को सबूत भी भेजे और वहां के जांच दल ने यहां का दौरा भी किया। भारत का मानना यह है कि बातचीत और आतंक साथ साथ नहीं चलेगा। ये हमारी कंडीशन है। भारत राजी है बातचीत करने के लिए, लेकिन ये उनके यहाँ जो विरोधाभास है ये लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए उम्मीद लगती है कि बातचीत मुश्किल दौर से गुजरे। उधर भारत ने पठानकोट हमले के सरगना मसूद अजहर पर पाबंदी लगाने पर चीन के वीटो की फिर निंदा की है। गुरुवार को सुरक्षा परिषद में चर्चा के दौरान भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि वीटो करने की वजह कभी नहीं बताई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और कुछ और बड़ी खबरें संक्षेप में। मुरथल दुष्कर्म मामले में चश्मदीद गवाह बॉबी जोशी को फोन पर धमकियां मिली हैं। बॉबी ने दावा किया था कि उसने जाट आंदोलन के दौरान हुई लूटपाट के बीच महिलाओं को जबरदस्ती खेत की तरफ ले जाते हुए देखा था। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार और उमर खालिद को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। गुरुवार को जेएनयू पर से जाने वाली बस में एक लावारिस बैग मिला, उसमें एक देसी पिस्तौल और कन्हैया के लिए धमकी भरा खत था। दिल्ली सरकार ने राज्य में तंबाकू उत्पाद की बिक्री और स्टोरेज पर रोक के लिए पिछले साल जारी किए गए नोटिफिकेशन को एक बार फिर से जारी किया है। बीते साल तंबाकू कंपनियां सरकार के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट चली गई थी, जिसके बाद इस फैसले पर रोक लगा दी गई थी। दिल्ली में दूसरी बार शुरू हुए ऑड इवन के बीच टैक्सी और ऑटो रिक्शा यूनियन ने सोमवार को हड़ताल की धमकी दी है। यूनियन के लोग मोबाइल ऐप आधारित कैब सेवा का विरोध कर रहे हैं। इनकी मांग है कि सरकार इन ऐप आधारित कंपनियों पर लगाम लगाए।
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल समेत देश के सभी पूर्वी तटों पर 45 दिनों के लिए मछलियां पकड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस समय समुद्री प्रजातियों के प्रजनन का समय माना जाता है और समुद्री जीवन के संरक्षण के लिए हिफाजत है। शुक्रवार को देश भर में धूमधाम से रामनवमी मनाई गई। हिंदू शास्त्रों के मुताबिक इस दिन भगवान राम का जन्म हुआ था और इसीलिए इस शुभ दिन को रामनवमी के तौर पर मनाया जाता है। नेपाल में पहली महिला राष्ट्रपति और स्पीकर के बाद पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन गई हैं। शुक्रवार को न्यायाधीश सुशीला कार्क ने अपना पदभार ग्रहण किया। सुशीला पूर्व चीफ जस्टिस कल्याण श्रेष्ठ के बाद नेपाली सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठतम जज थी। जापान में गुरुवार रात आए 6.5 तीव्रता के भूकंप से 9 लोगों की मौत हुई है और सैकड़ों लोग घायल हैं। भूकंप की वजह कुमामोतो शहर से 15 किलोमीटर उत्तर पर स्थित माशिकी शहर, जहां पर सबसे ज्यादा इसका असर हुआ है। अमेरिका ने पाकिस्तान को सभी कुख्यात आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है। इनमें हक्कानी नेटवर्क, अलकायदा, लश्कर तैयबा भी शामिल हैं। 2009 में CIA के कैंप पर हुए हमले के बाद जांच में ISI और हक्कानी नेटवर्क के बीच संबंधों की बात सामने आई थी। बेल्जियम के परिवहन मंत्री जैकलिन गैलेंट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन पर यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट की अनदेखी का आरोप है, जिसमें एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए गए थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।